हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन देखा था सारा कुछ और क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन को एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें सारी ड्रग का स्ट्रक्चर, उसकी सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब कुछ पढ़ना है। तो पहले हमें ड्रग के नेम पता होना चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन हमें याद होना चाहिए। सो इसमें क्लासिफिकेशन टू टाइप से था, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ये तीन आते हैं, हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव और माइल्ड सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में कुछ ड्रग है, मॉडरेट में है और माइल्ड में है। सेडेशन, सेडेटिव। अब सेकंड जनरेशन अब कहो, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग ऑलरेडी आ चुकी थी मार्केट में, तो हमें सेकंड जनरेशन की मतलब जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग थी ये सडेशन कॉज करती थी। जो हमें एलर्जिक कंडीशन है, जिसके लिए पर्पस से हम ड्रग ले रहे हैं, वो तो हमें मिलता था, उसका बायोलॉजिकल एक्शन तो हमें मिलता था। अगर हमने वो सर्दी के लिए ली तो वो हमें ठीक होती थी, एलर्जिक कंडीशन के लिए ली तो वो हमें ठीक करता था। लेकिन क्या होता था, इसके साथ साथ सडेशन कॉज करता था। सडेशन कैसे? नींद आना, सीएनएस को सप्रेस करता था, इस तरीके की कंडीशन होती थी। अब ये हम नॉर्मल वे में तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तब हमें कहीं एलर्जिक कंडीशन हुई तो हमने टेबलेट लेके खाई, अब उससे क्या होगा, हमें सडेशन कॉज होगा, जिससे हम ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम नई चीज, नया जनरेशन लाए, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सडेशन कॉज कर रहा था, इसका मॉडिफिकेशन ये होता है, जनरेशन वाइज चलती है। जो इस जनरेशन में हमने जो भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, जो रह गई, जो कमियां रह गई, वो सेकंड जनरेशन में पूरी कर दी जाए। वो उसी तरीके से ड्रग में होता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी ड्रग में कमियां थी, जो सजेशन कॉज करता है, इन सबको इम्प्रूव करके हम सेकंड जनरेशन लाए, जो कि कैसी थी, नॉन सेडेटिव ड्रग। नॉन सेडेटिव ड्रग थी। तो नॉन सेडेटिव ड्रग की अधिकतर देखा होगा कि सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन यूज की जाती है। हम ये कॉमन बता रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, आप लोगों ने खा रखी होगी, तो वो बताइए, और सब याद करना है। देन हाईली सेडेटिव की ही जो ड्रग है हमारी, वो डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, ये सारी ड्रग हैं। आई होप आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में देखा था, तो याद कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं, हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टामाइन बाइंड होता है, बाइंड होकर किस तरीके से अपना बायोलॉजिकल एक्शन देता है। जैसे ये है, ये क्या है, रिसेप्टर हुए, यहाँ पर ये रिसेप्टर, यहाँ पर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये रिसेप्टर एच है, रिसेप्टर हिस्टामाइन रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या है, जैसे ही हिस्टामाइन आता है, हिस्टामाइन आया, इसने यहाँ पर बाइंड हुआ, उसका एक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अगेंस्ट के एजेंट पढ़ते हैं, H1 हिस्टामाइन, H1 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं तो मतलब हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, H1 एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है वो ड्रग किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से उसका एक्शन मिल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये किस तरीके का हिस्टामाइन रिसेप्टर है, कौन से हैं, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप का है। एच जो रिसेप्टर है वो कैसा है, H1 रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जैसा है। ये आपने फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, इसके पाथवे पढ़े होंगे। इसमें पाथवे जो थर्ड नंबर का पाथवे होता है, IP3 DAG पाथवे, ये होता है, ये इंक्रीज करता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो एक बार वीडियो में देख लेना कि IP3 और DAG पाथवे मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पाथवे किस तरीके से किस वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, H1 रिसेप्टर में जो होता है वो फॉस्फोलाइपेज वो एक्टिवेट करता है। वो किससे होता है एक्टिवेट, IP3 आइसोटोल फॉस्फेट IP3 से क्या को इंक्रीज करेगा, या DAG पाथवे एक्टिवेट होगा, जिससे क्या करेगा, फॉस्फो लाइपेज सी एक्टिवेट होगा। अब इसमें दो चीज आ गई, IP3 आइसोटोल डी एंड DAG।
ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगी, जिससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन में फॉर्म टू सेल मेम्ब्रेन एंड फॉस्फोलिपिड। फिर इसके बाद जो ये एक्टिवेट होगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम सेल होता है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है, इसके अंदर हमारा कैल्शियम स्टोर होता है, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही IP3 और DHC पाथवे एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही क्या होगा, ये क्या होगा, रिलीज होने लगेगा, कैल्शियम रिलीज होने लगेगा, कैल्शियम रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट बाय डीएजी के थ्रू, अभी पिछले में देखा डीएजी के थ्रू क्या होता है, आई प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेंगे, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो फिर क्या होगा, अपना एक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन काइनेस स्टिमुलेट हो जाएगा और उसका एक्शन मिलेगा। ये डिपेंड होता है किस पे, प्रोटीन काइनेस या फिर फॉस्फोलाइपेज A2 पर। ये डिपेंड किस पे होता है, डिपेंड प्रोटीन काइनेस या फॉस्फोलाइपेज, वही तो है, डिपेंड उसी पे। देखिए आप ओवरऑल समझिए, जैसे ही हमारा प्रोटीन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप का होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में थर्ड पाथवे होता है IP3 और DAG पाथवे को एक्टिवेट करता है, जैसे वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारा कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें जो हिस्टामाइन का एक्शन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के अगेंस्ट, अब लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, H1 एंटागोनिस्ट का पढ़ रहे हैं, तो H1 एंटागोनिस्ट आप एंटी हिस्टामाइन जैसे ही देंगे, H1 एंटागोनिस्ट देंगे, ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा, बाइंड होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज, ये वर्ड देखना आप, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी के प्रोडक्शन को रोक देगा, रिड्यूस कर देगा। जब फॉस्फोलाइपेज सी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, IP3 और DAG का एक्टिवेशन कम हो जाएगा, एक्टिवेशन नहीं होंगे, ये इंक्रीज नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, कैल्शियम आयंस भी रिलीज नहीं होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हमारा हिस्टामाइन का एक्शन लॉक हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप का अपना जो रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का टाइप है। पहले हम पढ़ते हैं हिस्टामाइन का रिसेप्टर पर कैसे वर्क करता है। तो हिस्टामाइन कैसे होता है, जैसे H1 रिसेप्टर पर हिस्टामाइन आकर बाइंड हुआ, यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे H1 आके बाइंड हुआ और इससे क्या हुआ, IP3 सॉरी फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हुआ, ये इसकी वजह से क्या होगा, IP3 और DAG पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ वो स्टोर होता है, ये रिलीज होगा, जिससे प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हिस्टामाइन का एक्शन मिलने लगेगा। लेकिन यही चीज अगर हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं, एंटागोनिस्ट देंगे, तो ये इस पर जाके बाइंड हो जाएंगे और इसे बाइंड नहीं होने देंगे, जिससे क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा तो IP3 और DAG एक्टिवेट नहीं होंगे, ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे हमें एक्शन नहीं मिलेगा, एक्शन नहीं मिलेगा। ये हुआ हमारा कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ H1 एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म। ये देखिए आप सारा कुछ देख लिया, मैकेनिज्म आपने देख लिया और अपना क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम पर्टिकुलर ड्रग का सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक जितना हुआ, अभी तक हमारा इंट्रो पार्ट था, हिस्टामाइन क्या होते हैं, हिस्टामाइन के रिसेप्टर क्या होते हैं, उनका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे H1 एंटागोनिस्ट का SAR नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद पर्टिकुलर ड्रग, उनका स्ट्रक्चर, उनकी सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज, ये हम लेक्चर वाइज लेक्चर कवर करेंगे। सो थैंक यू।